हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एडीसीए और डीसीए के एक शानदार मॉडल पेपर के सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ एडीसीए और डीसीए के कैसे पेपर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडीसीए या डीसीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के कंप्यूटर के एक 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसका पेपर कैसे आता है, किस तरह से उसकी परीक्षाएं होती हैं, कैसे आपको उसका आंसर देना होता है, उसके लिए कितना आपको समय मिलता है, तो इन सभी प्रश्नों का एक शानदार उत्तर लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न हमने अपने इस मॉडल पेपर में लिख रखे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपके फाइनल पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज के इस पूरे सेशन को बिल्कुल कहीं पर भी आप नहीं छोड़िएगा और पूरा लास्ट तक देखेंगे, तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खास हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडीसीए की तैयारी कर रहे हैं और आपका फाइनल पेपर बिल्कुल एग्जाम आ चुका है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको बड़े आसानी के साथ अपने पूरे के पूरे तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। अगर आप एडीसीए में अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं या डीसीए की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यह पूरा का पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होगा, क्योंकि भविष्य में जिस परीक्षा में आपको बैठना है उसकी तैयारी आप अभी से और आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का ये पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हर 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन मनाया जाता है और आज इस विश्वकर्मा पूजन के दिन पर मैं आप लोगों के लिए खास एडीसीए और डीसीए का एक मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, वो भी पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि आपको मैं पूरा का पूरा आज पेपर एनालाइज कराऊंगा और एनालिसिस कराने के साथ साथ मैं सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे सेक्शन के लिए मैं टारगेट रखता हूं कि कम से कम इस पूरे के पूरे सेशन में अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी ही आप लोग 200 लाइक कर देंगे और आज के इस सेशन में 100 से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम हम लोगों को करना है। तो जितने लोग अभी इस सेशन को देख रहे हैं, फटाफट जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके अलावा पूरा का पूरा सेशन देखने के बाद आप सभी लोगों को जरूर ये वीडियो रिकमेंड करिएगा और उनसे कहिएगा कि इसे लास्ट तक देखे, जो भी आपका मित्र एडीसीए कर रहा है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कई सारे वीडियो जो है वो एडीसीए और डीसीए से रिलेटेड उसका मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइएगा, तो अंत में मैं आपको उन वीडियो का भी लिंक प्लेलिस्ट के तौर पर दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके और एक ही बार वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न के तरफ। दोस्तों, प्रश्न पे जाने के पहले सबसे पहले तो हम लोग अपने इस एक कैप्शन को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है, और वो है अंतिम वार महाप्रहार। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक होगा इसको आप इस तरह से लीजिए, एक महाप्रहार के तौर पे लीजिए कि आपका पूरा सिलेबस आज खत्म हो जाए और पूरे के पूरे सिलेबस को आप कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज के इस पूरे सेशन में इन जो प्रश्नों को मैं दूंगा, इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्नों को मैं गेस करके आपको बताऊंगा कि आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन होने वाला है और इसको फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। और जितने भी लोग हमारे इस सेशन के साथ अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लगातार अपने प्रश्नों का आंसर नीचे मुझे लाइव कमेंट वाले एरिया में देते रहिएगा।
तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह का एडीसीए का पेपर आजकल आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडीसीए का जो पेपर आजकल आ रहा है या जो डीसीए का पेपर आ रहा है वो आजकल 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट जो होता है इसमें सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना होता है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपको बता दें कि कुल 4 प्रश्न होते हैं और उन 4 प्रश्नों में जो सबसे पहला आपको प्रश्न देखने को मिलता है वो प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। जी हां दोस्तों, यहां पर पहले प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे कि कुल 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर आपको पहला प्रश्न मिलेगा जहां पे 4 विकल्प दिए गए होंगे और उनमें से सबसे सही जो उत्तर होगा वो आपको अपने नोटबुक पर लिखना होगा। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, फटाफट कॉपी पेन भी ले लीजिएगा और मुझे लगातार कमेंट भी करते रहिएगा और बताइएगा कि आज आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम आ गए। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हां दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का जो मेजरमेंट है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए दिया है बीट, बाइट, निबल या फिर केबी। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, लगातार कमेंट कीजिए दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिए और जरूर शेयर करिएगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल 100% श्योर कर लीजिए कि आप जब पेपर में ये सब प्रश्न देखने को मिले तो धड़ल्ले से आप सारे के सारे सही कर जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के बिल्कुल लगातार सही आंसर आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर बीट जो हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बीट कहा जाता है और जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। बीट से बड़ा निबल होता है, निबल से बड़ा बाइट होता है और बाइट से बड़ा केबी होता है। तो दोस्तों अगर इनके सीक्वेंस को आपको याद रखना होगा तो बीट, बीट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट और बाइट से बड़ा केबी होता है। उसके बाद एमबी, जीबी, टीबी, इस तरह की कंप्यूटर की मेमोरी जो है वह होती है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 दिया हुआ है। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीजों को बदला जा सकता है? जी हां दोस्तों, अगर आप रिप्लेस कमांड यूज करते हैं तो आप कौन कौन सा डेटा बदल सकते हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेट, फूट नोट एंड इंड नोट, हेडर एंड फुटर या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ने बिल्कुल गेस कर लिया होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही। यहां पर राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आप रिप्लेस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ साथ फुटनोट, इंड नोट, हेडर और फुटर हर जगह पर कर सकते हैं। दोस्तों रिप्लेस के बारे में हम आपको बता दें कि लिखे जाने वाले टेक्स्ट की जगह पर अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको रिप्लेस का प्रयोग करना होता है और इसका शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अगला प्रश्न। दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर टास्क बार को लॉक नहीं किया जा सकता? जी हां दोस्तों, विंडोज ओएस में जो सबसे नीचे पत्ती पट्टी टास्क बार आपको देखने को मिलती है उसे आप कहां लॉक नहीं कर सकते हैं? अप, डाउन, सेंटर या फिर राइट? तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेंटर यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में आप चाहें तो टास्क बार को लॉक नहीं कर सकते। आप उसका पोजीशन भी वहां डिसाइड नहीं कर सकते हैं। टास्क बार को आप ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं पे भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में ना तो उसे आप ले जा सकते हैं और ना ही वहां लॉक कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। दोस्तों टास्क बार के बारे में कुछ फैक्ट आपको जल्दी जल्दी बता दें कि इसे सबसे पहले 95 वर्जन में ऐड किया गया था। डिफॉल्ट में ये 4 भागों में बटा होता है और ये डिफॉल्ट में ब्लू कलर में होता है और इस पर आपको सबसे लेफ्ट में स्टार्ट बटन देखने को मिलता है और सबसे राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिल जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एसेसरीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले किस ऑप्शन की सहायता से स्क्रीनशॉट किया जाता है? जी हां दोस्तों, एसेसरीज ग्रुप के अंतर्गत आने वाले किस ऑप्शन की मदद से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं? स्टिकी नोट्स, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट या फिर स्निपिंग टूल्स? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों आज के इस पूरे सेशन में एकदम धमाकेदार क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आपके एडीसीए की जानकारी को, डीसीए की जानकारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्निपिंग टूल्स। दोस्तों स्निपिंग टूल से आप बड़े आसानी के साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ये एसेसरीज के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको बता दें एसेसरीज एक पैकेज है जो विंडोज़ ओएस के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट में पहले से मौजूद होता है। इसके अंतर्गत नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये 3 बहुत ही फेमस एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.5। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, लाइन स्पेसिंग की बात हो रही है, डिफ़ॉल्ट में कितना होता है एमएस वर्ड के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1.5, 1.15, 1 और 1.75 ऐसा दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग होम टैब के अंतर्गत आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग, तो डिफ़ॉल्ट में ये 1 पर यहाँ पर टिक है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट में 1 पर यहाँ पर टिक है। आप चाहें तो इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। 1.15, 1.5, 2, 2.5 और 3 इन पर आप इन्हें आसानी से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी का, जो कि 1.0 है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1.6 दिया है। एमएस एक्सेल में किसके माध्यम से सेल्फ फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एमएस एक्सेल में अगर आपको सेल्फ फॉर्मेटिंग करनी होगी यानी सेल में किसी भी तरह की चेंजिंग करनी होगी तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल हैंडल, फॉर्मेट पेंटर या फिर कट एंड पेस्ट। दोस्तों बता दें एमएस एक्सेल के अंतर्गत सेल्फ फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहले आपका कमेंट देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, और जो लोग भी अभी नए जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट इस सेशन को लाइक कर लीजिए और लगातार अपना कमेंट भेजते रहिए ताकि आसानी के साथ पता चल सके कि आपने कितना राइट आंसर किया है। और दोस्तों एक बात आप लोग को ज़रूर मैं कहूँगा कि वीडियो के बिल्कुल अंत में आप लोग ज़रूर बताया करिए कि कुल कितने राइट आंसर आपने किए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ फॉर्मेटिंग के लिए। दोस्तों अगला जो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1.7। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर बाय डिफॉल्ट में कितने प्लेस होल्डर मौजूद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट की पहली स्लाइड जो होती है जिसे हम लोग टाइटल स्लाइड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहते हैं और उस पर डिफॉल्ट में प्लेस होल्डर की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों 2 प्लेस होल्डर्स की संख्या होती है जिसमें लिखा होता है क्लिक ऐड टू टाइटल एंड क्लिक ऐड टू सब टाइटल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 तरह के प्लेस होल्डर का बॉक्स आपको मिल जाता है पावर पॉइंट की पहली स्लाइड पे, और पहली स्लाइड का नाम टाइटल स्लाइड होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.8 पे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एमएस एक्सेस में अटैचमेंट डाटा के अंतर्गत कितना डाटा जोड़ा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एमएस एक्सेस में अटैचमेंट डाटा के अंतर्गत कितना डाटा जोड़ा जा सकता है? 1 MB, 1 GB, 1 KB या 1 YB? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 GB। दोस्तों 1 GB तक का डेटा आप बड़े आसानी के साथ अटैच कर सकते हैं अटैचमेंट डाटा के अंतर्गत एमएस एक्सेस में। दोस्तों लगातार आप लोगों का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मैं लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको एक बहुत ही शानदार प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। पेजमेकर के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, पेजमेकर में आप इन चारों में से कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग, पेज क्रिएशन, ऐड पिक्चर या मल्टी कलर एंड 3D इफेक्ट। तो दोस्तों पेजमेकर जिसने भी चलाया होगा वो ज़रूर इसको जानता होगा, और वहाँ पर हम लोग मल्टी कलर एंड 3D इफेक्ट, दोस्तों मल्टी कलर तो हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके कर भी सकते हैं, लेकिन 3D इफेक्ट जो है इसमें प्रॉपर वे तरीके से आपको नहीं मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी कलर एंड 3D इफेक्ट। दोस्तों एक खास बात आपको जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर पेजमेकर से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे टॉप पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर बने हुए आई बटन पर क्लिक करके और देख लीजिएगा आप
पेजमेकर में शादी का कार्ड कैसे बनाएं। दोस्तों शादी का कार्ड कैसे बनाएं, इस पर 35,000 से ज़्यादा व्यू जो है हमारे इस वीडियो पर आ चुका है, तो आप भी ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.10, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। एडोब पेजमेकर में फोर्स जस्टिफाई ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल के, कंट्रोल शिफ्ट के या फिर कंट्रोल जे। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है फोर्स जस्टिफाई का राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोर्स जस्टिफाई का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है फोर्स जस्टिफाई का। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न खत्म हो गया, और अगर ये 10 प्रश्न आप बिल्कुल सही करते हैं तो 10 मार्क्स तो आपके बिल्कुल फिक्स हो चुके। अब चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दिया हुआ है, इसके अंतर्गत एक एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो स्टेटमेंट आपको पहचाना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। जी हाँ दोस्तों, आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पहचानेंगे कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, और फिर आपको अपने आंसर शीट पे ट्रू या फिर फॉल्स लिख देना होगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, तो टोटल मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपके पास 10 नंबर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लाइनर की तरफ। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेम इज सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो अबाकस था, सिद्धार्थ नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ये वाला लाइन। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है, डिस्केट है, सॉरी दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम डिस्केट है। तो दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से 100% जो है वो सही है। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का जो दूसरा नाम होगा वो हो जाएगा डिस्केट, और ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। विंडोज 7 2008 में बना था। तो दोस्तों यह भी जो लाइनर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। दोस्तों विंडोज़ जो है यहाँ पर आपको बता दें कि विंडोज़ 7 जो है वो 2009 में बना था, और ये सेंटेंस भी पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, और तीसरा यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिल चुका। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे, और यहाँ पर देखिए दिया है MS ऑफिस के कंट्रोल सी का अर्थ किसी अक्षर को मिटाना होता है, यानी कंट्रोल सी अगर MS ऑफिस में आप करते हैं तो वो अक्षर मिट जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें यह भी पूरी तरह से फॉल्स है। दोस्तों कंट्रोल सी करने पर वह कैरेक्टर वहाँ रहता भी है और उसकी एक प्रतिलिपि बन जाती है। कंट्रोल सी एक कॉपी का शॉर्टकट की है। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर पे। MS वर्ड में ब्राउज बटन का शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल होम होता है। बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। ऊपर वाले सारे प्रश्न तो थोड़े से आसान थे, लेकिन ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। MS वर्ड में जो ब्राउज बटन होता है उसका शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल होम होता है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ MS वर्ड में, क्योंकि MS वर्ड में ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, ब्राउज बटन आपको देखने को मिला और इसका शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल होम है, यानी कि ये जो लाइनर है वो पूरी तरह से सही है। 2.5 इज अ ट्रू। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां दिया हुआ है 2.6। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डाटा फाइल होता है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल PDF का पूरा नाम है। तो PDF का पूरा नाम हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, और यहाँ लिखा है पोर्टेबल डाटा फाइल, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं, तो अगला लाइनर है CD-ROM में डाटा पीट्स के रूप में स्टोर होता है। जल्दी जल्दी बताइए क्या यह सेंटेंस सही है अथवा गलत है। CD-ROM में डाटा पीट्स के रूप में स्टोर होता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी पूरी तरह से ट्रू है। CD-ROM के अंतर्गत डेटा पीट्स में स्टोर होते हैं, जबकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत डेटा सेक्टर में स्टोर होता है। बहुत बार क्लास में हम अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोगों ने जरूर अपने दिमाग में सोच लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइनर पे। बहुत अच्छा लाइनर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है
प्रिंटर की गति पीपीएम यानी पेज पर मिनट और क्वालिटी डीपीआई डॉट पर इंच में मापते हैं। जल्दी जल्दी बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। प्रिंटर की गति पीपीएम में और क्वालिटी डीपीआई में मापी जाती है। क्या यह बात सही है अथवा गलत है? तो दोस्तों बता दें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है 110% पूरी तरह से सही है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर की जो गति होती है उसको हम लोग पीपीआई पेज पर मिनट में मापते हैं और क्वालिटी को हमेशा हम लोग डीपीआई में मापते हैं, जिसे डॉट पर इंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.9 दिया हुआ है, पेजमेकर में अनग्रुप ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यू होता है। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट यू अनग्रुप का शॉर्टकट यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें कि ये सेंटेंस पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यू जो है अनग्रुप के लिए नहीं होता है, जबकि लास्ट आपको लाइनर भी देखने को मिल चुका है, स्कैनर एक आउटपुट साधन है। तो दोस्तों बता दें स्कैनर जो है एक इनपुट साधन है। लगातार आप लोगों के अच्छे प्रश्नों के आंसर लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों ऐसे ही आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए और जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से पहले लाइक बटन को प्रेस कीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की बिल्कुल 100% सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रू फॉल्स जल्दी जल्दी कवर कर लिया है और पूरे 20 अंक के हम लोगों ने यहाँ पर बड़े आसानी के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है यानी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही खास है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है आपको कॉलम एक्स से कॉलम वाई के कंटेंट को आपको मैच कराना है और यहाँ पर भी आपको 10 जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न जो है यहाँ पर भी एक एक नंबर का होगा। तो ये मैच टेबल का आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, मैच टेबल का। तो दोस्तों मैच टेबल के लिए मैं जूमिंग यहाँ पर थोड़ा सा कम करूँगा ताकि आप सभी को एक साथ जो है वो पूरे के पूरे टेबल को दिखा सकूँ। यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग अपने पेज का बेहतर कर लीजिएगा, अपने वीडियो का क्वालिटी हल्का सा आप लोग बेहतर कर लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा आप एक ही बार में आसानी से देख सकें। तो दोस्तों हम लोग पहले इस पूरे पेज को अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद से जो है हम लोग यहाँ पर इस पर जो है वो डिस्कस करने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जब किया सिंगल पेज के तौर पे तो ये दोनों पेज आपको एक साथ शो हो रहा है और अब आपको पूरी तरह से दोनों पेज ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर जो है ट्रू फॉल्स को कवर किया है और अब हम लोगों ने यहाँ पर अगले प्रश्न पे गए जो कि एक्स कॉलम को वाई कॉलम के साथ मैच करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जिनके लिए इधर में कुछ विकल्प लिख करके दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि किसके साथ कौन मैच करने वाला है। तो दोस्तों एक एक करके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग लिखा है सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। अगर आप सारे ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा एडिटिंग ग्रुप में। दोस्तों यहाँ पर देखिए और तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। एडिटिंग ग्रुप में आप जा करके और सेलेक्ट ऑल का आप काम आसानी से कर सकते हैं। तो 3.1 को आप मैच कर दीजिए जी के साथ एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। दूसरा देखें यहाँ पर दिया हुआ है फुट नोट। दोस्तों फुट नोट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और फुट नोट के से रिलेटेड यहाँ देखिए क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ग्रुप या फिर टैब या फिर साथ ही साथ शॉर्टकट वगैरह। तो आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए अल्ट कंट्रोल एफ ये दिया हुआ है। तो फुट नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल एफ, तो आप इसके साथ इसे मैच करा सकते हैं। फुट नोट का शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल एफ। दोस्तों आप चलते हैं पेज ओरिएंटेशन। तो दोस्तों पेज ओरिएंटेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। ढूंढिए इसमें देखिए क्या कुछ उसका शॉर्टकट या टैब वगैरह दे रहा है। तो दोस्तों ये देखिए के पास आ गए हम लोग और पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो वाइड और टाल 2 तरह के होते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन को आपको मैच करना है टाल एंड वाइड से। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है और हड़बड़ी नहीं दिखानी होती है। आपको बहुत केयरफुली यहाँ एक्स कॉलम के सभी को पढ़ना है और उसके बाद वाई कॉलम को पढ़ते हुए सबसे सटीक मैच आपको कर लेना है।
तो अभी हम लोगों ने पहले के साथ मैच कराया था जी को, दूसरे के साथ मैच कराया हमने जे को, और तीसरे के साथ मैच कराया हमने के को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखिए दिया स्विच यूज़र, स्विच यूज़र, स्विच यूज़र, यहाँ पर ध्यान से मिला लीजिए दोस्तों। विंडो के साथ एल बटन प्रेस करने पर यानी एच हो जाएगा, विंडो एल प्रेस करने पर स्विच यूज़र का बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। तो दोस्तों स्विच यूज़र का शॉर्टकट हो जाएगा विंडो एल। तो आपको 3.4 को मैच कराना है यहाँ पर एच के साथ। इसके बाद सेल के बारे में दिया है दोस्तों, सेल रो और कॉलम का मिक्सअप होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है संख्या दी गई है, तो सेल की जो संख्या होती है 17,17,69,69,184 दोस्तों, ये हो जाएगा एफ। तो 3.5 का राइट आंसर हो जाएगा एफ। अब चलते हैं 3.6। तो कंबाइंड की यहाँ पर बात हो रही है, और दोस्तों कंबाइंड का जो शॉर्टकट की होता है यहाँ पर, कंबाइंड एडिटिंग ग्रुप, आपको ध्यान से मैच कर लूँगा, यहाँ पे शॉर्टकट हो सकता है दिया गया होगा। तो दोस्तों कंबाइंड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल के साथ एल बटन। तो कंबाइंड को आप डी के साथ मैच कर दीजिएगा। दोस्तों स्मार्ट आर्ट की अगर बात करें तो स्मार्ट आर्ट में अलग अलग तरह का ग्राफ वगैरह आप बनाने का काम करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एडिटिंग इलस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट आर्ट को आप मैच कर सकते हैं इलस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको फटाफट यहाँ से दिखा भी दूँ, आप देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको स्मार्ट आर्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ग्राफिक विजुअली आपको किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की सुविधा देता है। अब दोस्तों चलते हैं जस्टिफाई के पास। तो दोस्तों जस्टिफाई का शॉर्टकट कंट्रोल जे होता है, तो इसको आप ई के साथ मैच कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ ऑटो सम, ऑटो सम का जो शॉर्टकट होता है वो होता है यहाँ पर अल्ट इक्वल। तो दोस्तों ये बिल्कुल सामने सामने ही दिया गया है, तो बिल्कुल सामने ही इसको आपको मैच कर देना है। 3.9 का आई हो जाएगा ऑटो सम का शॉर्टकट अल्ट के साथ इक्वल। और टास्क मैनेजर की अगर बात करें तो दोस्तों टास्क मैनेजर का आप वाई वाले सेक्शन में देखिए, तो ये देखिए दूसरे नंबर पे मिल गया शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। तो टास्क मैनेजर को आप मैच कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के साथ। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। जब भी आप कोई एक प्रश्न लीजिए और वाई कॉलम के साथ मैच करिए और उसके सामने लिख दीजिए, ताकि फिर बाद में आप कंफ्यूज ना हो, और फिर पूरे ऑप्शंस को देख करके बिल्कुल सटीक आंसर पे आप जाइएगा, तभी आप आसानी के साथ राइट आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट भी पूछे जा सकते हैं, संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं, ग्रुप या टैब भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैच कराना होगा कि किसके साथ वो कॉलम मैच कर रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक है। दोस्तों खाली जगह को भरना है, फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है सीमोस का फुल फॉर्म। दोस्तों सीमोस का पूरा नाम होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये जो है सीमोस का पूरा नाम होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमोस का पूरा नाम होगा। जबकि सीपीयू की गति को हमेशा मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू की गति हम लोग मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोग भी अपना आंसर देते रहिएगा, एक रफ पर लिखते रहिएगा और बताइएगा कि इन 40 में से आपने कितना राइट आंसर किया। दोस्तों एमएस वर्ड के अंतर्गत ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है? दोस्तों बहुत ही शानदार बात, ओपन का शॉर्टकट बड़ा आसान है। दोस्तों ओपन के लिए आप लोग कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं, और मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने वाला हूं जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल F12 का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे तो भी आपको ओपन का विंडो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दो शॉर्टकट हो जाएंगे, कंट्रोल के साथ F12 या कंट्रोल O आप कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज मेकर में प्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है? तो दोस्तों प्लेस का शॉर्टकट की जो है आपको कंट्रोल के साथ डी मिल जाता है। कंट्रोल डी जब आप करते हैं तो प्लेस का विंडो आपके सामने खुलता है, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट पिक्चर वगैरह आप पेज मेकर के पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद से आपको यहां पर मिल जा रहा है एक प्रश्न,
अपर केस का जो एक्सेल से रिलेटेड है दोस्तों, अपर यहाँ पर करना है, अपर इक्वल यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा गया है, इसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अपर फंक्शन होता है ये लिखे गए डबल कोट के सारे इंफॉर्मेशन को कैपिटल लेटर में कर देता है। तो आप जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है बस उसको यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो अपर का रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपर केस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ शब्द है डबल कोट में, इसे आपको केवल और केवल कैपिटल लेटर में कर देना है, जबकि अगर यही लोअर होता और सारा कैपिटल में लिखा होता तो उसको आपको स्मॉल लेटर में कर देना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर CRT का फुल फॉर्म पूछा गया है। दोस्तों CRT एक तरह का मॉनिटर होता है जिसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। जी हाँ दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब के रूप में इसे जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4.7। यहाँ पर इक्वल मीड की बात हो रही है। दोस्तों मीड का मतलब यहाँ पर मिडिल है। तो मीड फंक्शन कैसे काम करता है, मीड फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों बता दें, मीड फंक्शन मिडिल को निकालने का काम करता है। जो डबल कोट में यहाँ पे कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है इसका मिडिल जो है निकालने का काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है कि थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और आगे के 2 कैरेक्टर लेना है आपको, यानी थर्ड से स्टार्ट करके 2 कैरेक्टर तक। तो थर्ड में आप देखिए यहाँ पर है पहला कैरेक्टर C, दूसरा कैरेक्टर O और थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर M है, और M से 2 कैरेक्टर तो M1 और P जो है यहाँ पर 2 कैरेक्टर, यानी राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों MP हो जाएगा। दोस्तों MP जो है MP यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप उसे स्मॉल या कैपिटल जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मीड फंक्शन जो होता है, पहला जो कैरेक्टर होता है यानी पहला जो डिजिट लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग के उतने डिजिट कैरेक्टर की बात करता है, और आगे जो डिजिट लिखा हुआ है वहाँ से उतने कैरेक्टर को आपको लिखना होता है। तो मीड फंक्शन आप बड़े आसानी के साथ कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पेजमेकर में यहाँ पर क्रॉप टूल का शॉर्टकट पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्रॉप टूल का शॉर्टकट जो है पेजमेकर में पूछा गया है। तो दोस्तों शिफ्ट अल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ पर F2 हो जाएगा। दोस्तों अल्ट शिफ्ट F2 जो है पेजमेकर में आपको क्रॉप टूल का शॉर्टकट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जल्दी से यहाँ पे पेजमेकर को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको 1 सेकंड के अंदर मैं आपको सभी 14 टूल का शॉर्टकट याद करवाने वाला हूं, और वो भी बहुत ही जल्दी। बस आप देखेंगे और तुरंत जो है आप आसानी के साथ पेजमेकर के सभी टूल्स का आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये टूल बॉक्स है पेजमेकर का। ये टूल बॉक्स जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड के पहले कॉलम में यहाँ पर 7 टूल दिए गए हैं और आगे आपको यहाँ पर 7 टूल दिए गए हैं। तो दोस्तों शिफ्ट के साथ ध्यान से सुन लीजिए, शिफ्ट के साथ F1 पॉइंटर का, F2 शिफ्ट के साथ, F3 शिफ्ट के साथ, यानी शिफ्ट के साथ F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7, यानी शिफ्ट के साथ F1 से लेके F7 तक लेफ्ट साइड के सभी टूल का शॉर्टकट है, जबकि बस अल्टर बटन आपको जोड़ देना है और राइट साइड के सारे शॉर्टकट आपको याद हो जाएंगे, यानी अल्ट शिफ्ट F1 और अल्ट शिफ्ट F2, अल्ट शिफ्ट F3, इस तरह से इनका शॉर्टकट हो जाएगा। तो दोस्तों लेफ्ट वाले सभी टूल का शॉर्टकट शिफ्ट के साथ F1, F2, F3 होता है, जबकि राइट साइड वाले सारे टूल में बस आपको अल्ट बटन जोड़ देना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉप टूल की बात की गई थी, तो राइट आंसर आपको अल्ट शिफ्ट F2 हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4.9 पे। स्टार्ट मेन्यू का शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों स्टार्ट मेन्यू जो स्टार्ट बटन पर होता है, तो दोस्तों उसके लिए तो हम लोग कीबोर्ड में एक विंडो बटन होता है उसे भी प्रेस करके इसे ला सकते हैं, जबकि हम लोग चाहें तो कंट्रोल के साथ स्केप भी करके और आसानी से ला सकते हैं। तो दोनों शॉर्टकट में से आप कुछ भी चाहें तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। आप स्टार्ट मेन्यू का शॉर्टकट कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और सबसे अंतिम लाइनर पे। पावर पॉइंट में स्लाइड शो से बाहर निकलने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए आपको स्केप का प्रयोग करना होता है। जी हाँ दोस्तों, स्केप का आप प्रयोग करके और आसानी के साथ
स्केप का आप प्रयोग करके और बड़े आसानी के साथ जो है आप स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्टर है यानी पहला जो पार्ट है हम लोगों ने कवर कर लिया है और कुल टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 40 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। 4 प्रश्नों में कुल टोटल 40 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इन पूरे सेक्टर को आप करें तो बड़े आसानी के साथ 30 से 40 मिनट में ये सारे के सारे प्रश्नों को कर सकते हैं और अगर ये मैक्सिमम आपके राइट होते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा चला जाएगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अपने इस प्रश्न के यानी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड पार्ट है इसमें 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दोस्तों इसमें 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और 5 प्रश्नों में से 4 का आपको उत्तर देना होगा। 5 में से 4 का उत्तर देना होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं एकदम बिल्कुल जूमिंग इसका कम करके और आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और इन 5 में से आपको करना 4 है। यानी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो 5 के अंदर ये जितने भी 4 प्रश्न आ रहे हैं इन सबको आपको करना होगा। अगर 6 करना है तो 6 में से 4 करना होगा। 7 अगर करना हो तो 7 में से ये चारों करने होंगे और कोई ना कोई एक प्रश्न आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इन 5 प्रश्नों में से केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और जिस प्रश्न का आप उत्तर देंगे उसका पूरा का पूरा उसके अंदर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनका राइट आंसर आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा और आज के इस सेक्शन में आप लोग इसको कवर कीजिए और बताइए कि कुल कितना राइट आंसर आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, सचित्र स्पष्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पार्ट में वो बटे होते हैं, इनका खूब बढ़िया से आप एक डायग्राम बना करके और इसे समझाने का काम कर सकते हो। दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी 2 तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, जिसमें प्राइमरी रैम रोम होता है जबकि सेकेंडरी के अंतर्गत आपको मैग्नेटिक ऑप्टिकल वगैरह मिल जाता है। तो इनका खूब बढ़िया सा आप जो है एक डायग्राम बना करके और समझाने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में आप 4 से 5 लाइन का खूब बढ़िया डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आगे और यहाँ पर देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है स्कैन डिस्क कमांड क्या है और डॉस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 फाइल कमांड के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न को मर्ज करके एक साथ किया गया है। तो स्कैन डिस्क कमांड को आप सिंटेक्स के साथ लिख लीजिएगा। दोस्तों स्कैन डिस्क कमांड डिस्क को स्कैन करता है, उसकी खराबी को दूर करता है और जो भी खराबी आई हुई होती है उसको पूरी तरह से क्लियर करता है। जबकि फाइल कमांड जो होते हैं मेक द फाइल, व्यू द फाइल, रीनेम द फाइल, मूव द फाइल, डिलीट द फाइल, हाइड द फाइल, अनहाइड द फाइल, इरेज द फाइल, प्रिंट द फाइल, इस तरह के बहुत सारे कमांड होते हैं जिसमें से केवल और केवल 5 फाइल कमांड आपको यहाँ पर लिख देना है, वो भी विथ सिंटेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेब ब्राउज़र क्या है। दोस्तों इंटरनेट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आ गया है, वेब ब्राउज़र क्या है और इंटरनेट के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 ब्राउज़र का कार्य स्पष्ट करना है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र आपको बता दें एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि www और सर्च इंजन की मदद लेकर के आपके पास तक किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों बहुत सारे दुनिया में वेब ब्राउज़र हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसी ने 2 बना दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल का जो ब्राउज़र पूरे दुनिया में सबसे फेमस है नाम है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ओपेरा, एप्पल का सफारी, इस तरह के बहुत सारे ब्राउज़र हैं और उसमें से 5 ब्राउज़रों के बारे में आपको यहाँ डिफाइन कर देना होगा। इसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की ज़रूरतें क्या होगी। जी हाँ दोस्तों,
कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये अगर आप यहाँ चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ को अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल आप करना चाहेंगे तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जल्दी से जल्दी लाइक करिए और पूरा लास्ट तक देखने के बाद ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, या जो भी आपके जूनियर हैं उनको भी शेयर करिएगा कि जो भविष्य में ADCA करना चाहते हैं। तो अभी से वो देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाता है और किस तरह की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं, आप सभी से खास निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसे 200 लाइक और 1K तक आप पहुंचाइए। मैं दावा करता हूं कि जरूर जिस दिन 200 लाइक और 1K इस पर व्यू आ जाएगा, उसी दिन मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया सा मॉडल पेपर ले करके आ जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है एवं यह किस टाइप में आता है। तो दोस्तों बता दें आपको, यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखना है। ओरिएंटेशन लगभग हर एक एप्लीकेशन में होता है। जैसा कि मैं आपको MS वर्ड में बता देता हूँ। MS वर्ड में आप देखेंगे पेज लेआउट नाम के टैब में आपको ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन मिलता है और इसमें 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो पेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का काम करते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप डीपली डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आप चलें तो देखिए रिसर्च के बारे में दिया है, रिसर्च का प्रयोग क्यों किया जाता है एवं यह किस टैब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको बता दें, रिसर्च जो है आपको देखने को मिलता है रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में आप रिसर्च ऑप्शन देख सकते हैं। और शॉर्टकट भी याद रखिएगा, अल्ट के साथ क्लिक। दोस्तों, अल्ट के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिसर्च का एक नेविगेशन पेन आपके सामने खुल जाएगा और उसके बाद से आप आसानी से यूज़ करते हैं इसे। तो दोस्तों, रिसर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का राइट साइड में आपको एक नेविगेशन बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख करके और सर्च कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बॉय लिखा और इसको जब हम लोगों ने सर्च किया तो आप देखिए इसके कई सारे अलग अलग शब्द देखने को आपको मिल जा रहे हैं। तो रिसर्च का बहुत ही स्पेशल काम होता है, एक शब्द के कई ढेर सारे शब्द आपके सामने ये ला देता है। तो यहाँ पर रिसर्च का आप इस्तेमाल और साथ ही साथ डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट एरिया क्या है और किसी स्प्रेडशीट में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल के अंतर्गत आपको प्रिंट एरिया मिल जाता है पेज लेआउट टैब में, जो कि पेज डिसाइड करने का काम करता है। तो दोस्तों, प्रिंट एरिया का स्प्रेडशीट में एक्सेल में हम लोग पेज का एरिया डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम पेज को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना पेज हमारा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, MS एक्सेल में इफ़ की सहायता से ग्रेड सिस्टम की एक तालिका आपको तैयार करनी है। तो दोस्तों, इसे आपको पूरी तरह से अपने नोटबुक पर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इफ़ फंक्शन का मैंने ऑलरेडी एक सेक्शन, एक वीडियो बना रखा है और आप चाहें तो एक्सेल के प्लेलिस्ट में जा करके इफ़ वाले वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं और उसमें मैंने ग्रेडिंग सिस्टम ही आपको बताया है। तो ये भी आप आसानी के साथ वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, OLE ऑब्जेक्ट डाटा से आप क्या समझते हैं और MS एक्सेस में इसका प्रदर्शन कहाँ होता है। तो दोस्तों, MS एक्सेस में जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट डाटा का आप इस्तेमाल करते हैं और OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग है। और ऊपर अभी हमने पढ़ा कि OLE के अंतर्गत जो है आप इमेज वगैरह या किसी भी तरह का फाइल, स्प्रेडशीट फाइल या कुछ भी आप अटैच करके रख सकते हैं। तो ये MS एक्सेस के अंतर्गत टेबल बनाते समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी कुछ भी बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है, पावर पॉइंट में व्यू बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है और सभी को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, पावर पॉइंट के अंतर्गत जो है व्यू बटन्स कितने होते हैं इनको आप डिफाइन कर लीजिएगा और सबका नाम लिखते हुए सबके बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन तक जितना डिफिनेशन शॉर्ट और सटीक हो सकता है आप लिख करके और आंसर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
इसके बाद से आपको अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिवर्स टाइमिंग। दोस्तों रिवर्स टाइमिंग ये भी पावर पॉइंट का एक ऑप्शन होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस टाइप के अंतर्गत आता है, ये आप आसानी के साथ तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों रिवर्स टाइमिंग जो है ये पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड और साथ ही साथ एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में कितना समय हो, इसका डिसाइड रिवर्स टाइमिंग से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप बड़े आसानी के साथ तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर एक प्रश्न और आपको देखने को मिल जा रहा है, RDBMS यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह किसी यूज़र के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो बिल्कुल बड़े ही आसानी के साथ आप रिलेशनल डेटाबेस, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, टेबल का आपस में रिलेशन कैसे बनाते हैं, किस तरह से उनके डेटा को एनालाइज करते हैं, कैसे एक डेटा के आधार पर यानी टेबल के आधार पर आप फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी वगैरह भी बना सकते हैं, इसको आप यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और एडोब पेज मेकर के अंतर्गत टेक्स्ट रैप का यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों एडोब पेज मेकर के अंतर्गत टेक्स्ट रैप जो ऑप्शन है, इसका यूज हम लोग किसी इमेज को लगा करके और टेक्स्ट को उसके अगल बगल में सेट करने के लिए करते हैं, या लिखे गए टेक्स्ट के बीचों बीच कोई ऑब्जेक्ट या किसी तरह का ग्राफ, इमेज वगैरह सेट करने का काम हम टेक्स्ट रैप से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो यहाँ पर प्रश्न कोरल ड्रा से है वो है, कोरल ड्रा में स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग क्यों किया जाता है और यह इसके अंतर्गत आने वाले टूल्स का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको बता दें स्टैंडर्ड टूल बार आपको ठीक मेन्यू बार के नीचे देखने को मिलता है और इसमें बार बार यूज होने वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रश्न को बहुत अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको यह प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में, चाहे वो पेज मेकर में हो अथवा कोरल ड्रा में हो, ये बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले किन्हीं 5 ऑप्शन का नाम और उनका कार्य स्पष्ट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जल्दी से डॉक्यूमेंट सेटअप को दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप का शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल P और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है। आप यहां पर पेज साइज, डायमेंशन, ओरिएंटेशन, ऑप्शन, मार्जिन और कंपोज टू प्रिंटर, टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन, इन सभी ऑप्शनों में से किसी भी 5 ऑप्शन को डिफाइन करके और अपना डिफिनेशन पूरी तरह से, अपनी परिभाषा को पूरी तरह से, अपने प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सही कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में आप बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप एक बहुत ही शानदार प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट का प्रयोग किसी व्यापार का व्यापारी क्यों करता है, इसमें आने वाले भागों को स्पष्ट करिए। तो दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई व्यापारी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को क्यों यूज़ करता है, कितने इसमें भाग आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको कैश मेमो, बिल एंड इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, विड्रॉल एंड डिपॉजिट स्लिप, इस तरह के बिजनेस में प्रयोग होने वाले बहुत तरह के डॉक्यूमेंट हैं, चेक है, इन सभी को आप आसानी के साथ यहाँ पर एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं। सबके बारे में 3 से 4 लाइन का एक बहुत ही बढ़िया सा सटीक डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है स्पष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे जो है आप एकदम अच्छे से तैयार करिएगा। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस तरीके से जो 6 रूल्स दिए गए हैं, क्रेडिट टू द डेबिट टू द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर एंड डेबिट टू द रिसीवर, इस तरह के जो 6 रूल्स आपको अकाउंटिंग के अंतर्गत मिल जाते हैं, उनको यहाँ पर आप लिखते हुए उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट क्या होता है और कितने भागों में बटा होता है। दोस्तों टैली के अंतर्गत जब आप काम करते हैं तो बैलेंस शीट आपको मिल जाता है और वह कितने भागों में बटा होता है, इसको जो है आपको स्पष्ट करना होगा। दोस्तों 2 भागों में जो है
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ करके ये बटा होता है, तो इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि अभी सेट ऑफ रूल्स रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने बोला है उनका हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो इसको आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा अकाउंटिंग के रूल कौन कौन से हैं और उनको आप अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको आजकल देखने को बहुत मिल रहा है। तो भारत में जो नवीन कर प्रणाली जीएसटी है, इससे आप क्या समझते हैं, इसमें दर को कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में लिखना है। साथ ही साथ जीएसटी के टाइप भी आप तैयार रखिएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनको भी तैयार रखिएगा, क्योंकि जीएसटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली का, तो यहां पर देखिए गेटवे ऑफ टैली क्या है और इसके द्वारा टैली में क्या कार्य होता है, इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टैली का पूरा आप डायग्राम, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह आप तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डीपली जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगर संभव आपको लगता है तो उसका जो डाटा डायग्राम है वो भी आप बना सकते हैं, जिससे कि आपका डायग्राम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे टॉपिक में हम ये पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इस सेशन के साथ अगर अभी तक आप लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह का मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लगातार लाता रहूँ। आपने कुल कितना आज के प्रश्न में राइट आंसर किया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आ जाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर उसे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।